हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम जंतुओं में रोग कारक जीवाणु पढ़ेंगे। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग नहीं के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग के कारक हैं, दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं। जो सूक्ष्मजीव होते हैं केवल वे मनुष्य और पौधों को ही रोग नहीं पहुंचाते, हानि नहीं पहुंचाते, बाकी वे जो अन्य जंतु होते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे रॉबर्ट कोच जो थे, उन्होंने 1876 में बेसिलस एंथ्रेक्स नामक एक जीवाणु की खोज की जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला, एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? तो एंथ्रेक्स रोग जीवाणु के द्वारा होता है। दूसरा, कौन से जीवाणु से होता है? तो बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा होता है। ये भी पूछ सकता है कि बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने। कब की? 1876 में। अब आगे देखो। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य व मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो कि जीवाणु द्वारा होता है। गाय में जो गाय होती है उसमें खुर व मुंह का रोग वायरस के कारण होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय में जो खुरपका मुंह पका जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले भी कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं। अनेक सूक्ष्मजीव जैसे गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण, जैसे देखिए यहाँ पर ये तालिका दे रखी है, इसमें नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है और फैलता क्या है? वायु के द्वारा फैल जाता है। गेहूं की रस्ट ये कवक के द्वारा होता है और वायु एवं बीज द्वारा फैल जाता है। भिंडी की पीत रोग वायरस के कारण होता है और कीट द्वारा फैल जाता है। पढ़ेंगे हम खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग। बूजो के एक मित्र ने उसे पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने के बाद उसे वमन या उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। तो पहली को यह आश्चर्य हुआ कि एकदम से भोजन अचानक विष क्यों बन जाता है या विष कैसे बन जाता है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। तो जो भोजन को संदूषित होने से बचाते हैं उसे ही कहते हैं खाद्य परिरक्षण। तो देखिए, अध्याय में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के विषय में पढ़ा था। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण और भंडारण के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर में परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले व नम स्थानों पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है, रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक प्रक्रिया है? तो जी हाँ, भोजन का संदूषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। इससे रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है, स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उससे दुर्गंध आती है। इसलिए हमें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वे उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वे जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। वे भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें, जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हम इन सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए, जैसे कि रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। यहाँ पर देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य परिरक्षक है। तो पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सामान्य परिरक्षक है? तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण।
सामान्य नमक का उपयोग मांस मछली के परिरक्षण में काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। आगे चीनी द्वारा परिरक्षण। कभी आपने आपकी दादी अम्मा को देखा होगा, जब वो आम का मीठा अचार बनाती है तो उसमें चीनी भर भर के डालती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चीनी उसको खराब होने से रोकती है। जैम, जेली, स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी का प्रयोग खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है और जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। उसके अलावा तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण करने से बचाता है, सड़ने से बचाता है, क्योंकि इनमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली, मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। सिरका जानते हो? एसिटिक अम्ल से बनाया जाता है सिरका। गर्म एवं ठंडा करके। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। कम टेम्परेचर होता है तो सूक्ष्म जीव उसमें वृद्धि नहीं कर पाते। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि ये दूध पाश्चुरीकरण क्या है? तो आइए हम पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर लगातार 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। ये प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। अब यहीं से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पाश्चराइजेशन, जो दूध होता है वो सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। पाश्चुरीकरण करने के लिए उसे 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। फिर एकाएक ठंडा भी कर लेते हैं। फिर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ये पाश्चुरीकरण की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने। इसलिए इसे हम पाश्चराइजेशन कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे एवं सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा। तो बिल्कुल हमने अगले चैप्टर में भी हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में बात की थी, जो लेग्यूमिनस पौधों के दलहन के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। क्या आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है? आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते। यहाँ देखिए, लेग्यूमिनस पौधों की जड़ ग्रंथिकाएं दी रही है। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है एवं प्रोटीन, पर्णहरिम, नाइट्रोजन के अंदर प्रोटीन, पर्णहरिम, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन उपस्थित होते हैं। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। जो पौधे होते हैं और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जैसे नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं और उसे नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं उसमें परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार के उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी के जड़ तंत्र के द्वारा कर लेते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उसमें से प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक जो होते हैं जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है उसको नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है।
कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ विशिष्ट जीवाणु भी होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं तो वायुमंडल में चली जाती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन चक्र, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। इसका क्या होगा? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जैसे कुछ जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव, नील हरे शैवाल, इसका स्थिरीकरण करेंगे, इसे नाइट्रोजनिक यौगिक में बदलेंगे जैसे नाइट्रेट में। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं नील हरे शैवाल, ठीक है। फिर इसे मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं उन्हें यहाँ देखिए, उन्हें पौधों के द्वारा अवशोषण हो जाता है उनका। फिर पौधों को जब जंतुओं द्वारा पौधों को खाते हैं तो उनके उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु के बाद नाइट्रोजन जो अपशिष्ट होता है वो वापस मिट्टी में चले जाते हैं, नाइट्रोजन के अपशिष्ट। और फिर वहाँ से कुछ जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनको गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं तो वायुमंडल में नाइट्रोजन वापस आ जाता है। यहाँ पर तड़ित के द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो आप ये चक्र समझ गए होंगे। अब चैप्टर की मुख्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे देखने को मिलते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, तो हाँ बिल्कुल सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं और बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते, तो बिल्कुल अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। उसके अलावा देख, ये बर्फीले शीत मौसम में, उष्ण झरनों में एवं मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव। उसके अलावा सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों, जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव वायु है, जल है, मिट्टी है, पौधे हैं, जंतु है, इनके शरीर में पाए जाते हैं। उसके अलावा सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप, जंतुओं में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल का वाणिज्य उत्पादन में उपयोग होता है। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार एवं मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों, ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर देते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर मिट्टी में उपस्थित जो कुछ जीवाणु होते हैं जैसे नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं और उसे नाइट्रेट या नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। वहाँ से प्लांट्स उसे ग्रहण कर लेते हैं। उसके अलावा विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को, जो विशेष जीवाणु होते हैं वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जिनका निर्वाचन वायुमंडल में होता है। तो ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद कल हम देखेंगे इस चैप्टर्स के MCQs। जो बुक में अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। इसकी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, पूरे 1 लाइनर सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।